अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। और करोड़ों दरूद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है और जिनको इस दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। हदीस शरीफ है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के तमाम अमाल का जो दारोमदार है वो नियतों पर है। तो हमें हर काम जो है वो नेक नीयत के साथ और खुलूस के साथ शुरू करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, I am Dr. Sajjad Akhtar and I have completed my PhD in plant breeding from South Africa. So I will discuss biology and teach you in detail. तो आज हम पहला लेक्चर शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और इस लेक्चर के शुरू करने से पहले मैं आपसे आपका जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करूँगा कि किस तरह से पेपर आता है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसमें हमें देखनी होंगी। तो आइए पेपर पैटर्न से शुरू करते हैं। तो ये जो आपका पेपर पैटर्न है 3 घंटे का ये पेपर होगा आपका, और इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। इसमें 17 एमसीक्यूज आएंगे एक नंबर का और 17 मार्क्स होंगे इसमें। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपके 33 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 22 आपने अटेम्प्ट करने और ये 44 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इस तरह जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 5 आने हैं और उसमें से 3 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ये 24 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपका ये जो पेपर है 85 मार्क्स का होगा। तो इंशाल्लाह हम जो तैयारी करेंगे उसी हवाले से करेंगे। आप इंशाल्लाह ये जो 85 आउट ऑफ 85 के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये किस तरह से आपको आने हैं इसकी मैंने पेयरिंग स्कीम भी आपसे शेयर कर दी है कि जो पेयरिंग स्कीम है 2019 और 2020 के लिए, इसके मुताबिक क्या है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें एमसीक्यूज है, इसमें चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 तक एक एमसीक्यूज आने। इसी तरह ये जो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13 है इनमें से भी एक एमसीक्यूज। तो जो चैप्टर नंबर है 11 और चैप्टर नंबर है 10 और चैप्टर नंबर 14, 10, 11 एंड 14, इसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो इस तरह टोटल 17 एमसीक्यूज आपके बनेंगे। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8, 10 एंड 11 होंगे। और इसमें क्या होगा कि जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर जो 10 है उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसमें से आपने 8 शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने और ये 16 मार्क्स का होगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें भी चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 9 और 14 शामिल होंगे और 1 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और इसी तरह 9 और 14 में से भी 2-2। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा इसके अंदर भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, इसमें से भी आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं जो कि 16 नंबर के होंगे। मैडम क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके अंदर भी आपके जो है 4 चैप्टर शामिल हैं। चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, 12 और 13 है। तो ये जो चैप्टर नंबर 5 और 6 है इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और जो 12 है इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जो 13 है इसमें से 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है इसके अंदर भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और इसमें से आपने 6 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और 12 मार्क्स के होंगे। इस तरह ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 है ये शॉर्ट क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा और ये आप 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और ये 44 मार्क्स इसके बनेंगे। नेक्स्ट आता है लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। तो बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन है इसके अंदर ये 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9। तो हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो पहला पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 1 से होगा और इसका दूसरा पार्ट चैप्टर नंबर 14 से। इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो चैप्टर नंबर 2 से होगा और इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 8 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 से होगा और सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 12 से होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है इसका फर्स्ट पार्ट चैप्टर नंबर 5 से होगा और इसका सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 11 से। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए पार्ट है ये चैप्टर नंबर 6 से होगा
और जो बी पार्ट है ये चैप्टर नंबर 9 से होगा। तो ये जो 5 क्वेश्चन है लॉन्ग, इसमें से 3 आप अटेम्प्ट करेंगे और ये 24 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 मार्क्स बनेंगे। तो ये मैंने आपको इसका पैटर्न भी बता दिया और इसकी स्पेलिंग स्कीम भी बता दी है किस तरह आपको क्वेश्चन आएंगे। तो हम इसको इंशाल्लाह इस तरीके से तैयार करेंगे कि हम इसको 85/85 लेंगे इंशाल्लाह। आइए हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये है टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज साइंस। साइंस क्या चीज है? तो साइंस क्या है? इट इज डिफाइंड एज ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, description, experimental investigation and theoretical explanation of natural phenomena। कि जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं? सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जर्व करना मुशाहदा करते हैं, मुशाहदा करने के बाद उसकी शिनाख्त की जाती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसको बयान किया जाता है उसके बारे में, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन यानी एक्सपेरिमेंट तजर्बात किए जाते हैं, और उसके बाद हम उसको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं उसकी। और ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ये क्या है? साइंस। इसकी मिसाल इस तरह से है कि जिस तरह कोरोना वायरस जो है ये चाइना में जब शुरू हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसके बारे में ऑब्जर्व किया गया कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सी बीमारी जो है वो फैला रहा है। जब ये पता चल गया तो फिर इसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये वायरस है, ये बैक्टीरिया है, ये किस तरह की जो डिजीज है वो काज कर रहा है। तो पता चला कि ये एक वायरस है। वायरस के आइडेंटिफिकेशन के बाद उसकी डिस्क्रिप्शन आई कि जो वायरस है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रक्चर बयान किया गया। उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन हुई कि अब इसका हम देखना है कि ये जो वायरस है किस तरह से डिजीज काज करता है, कौन कौन सी चीजें हैं। सो बेटा मैं बता रहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है कि ये देखा गया कि जो कोरोना वायरस है ये किस तरह से बीमारी काज करता है। ये हमें पता चला कि इससे जब ये बीमारी होती है तो क्या होता है? फीवर हो जाता है, खांसी आती है और इसमें जो है सांस के अंदर तंगी होती है। तो ये इसकी अलामत हैं। तो हमें ये बताया गया कि हम क्या करेंगे? एहतियाती तदाबीर, प्रिवेंटिव मेजर्स बताई गई कि लोगों से फासला रखें 6 फुट का, दिन में बार-बार हाथों को धोएं, मास्क जो है उसका इस्तेमाल करें और जो हजूम वाली जगह है वहाँ पे कम जाए। तो ये जो सारा प्रोसेस था ये क्या कहला रहा है? साइंस। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? इसके बारे में वैक्सीन तैयार की जाएगी, इसकी मेडिसिन तैयार की जाएगी और उस मेडिसिन को फिर लोगों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। फिर उसके रिजल्ट आएंगे तो फिर बताया जाएगा कि ये वाली जो मेडिसिन है ये बहुत इफेक्टिव है कोरोना के लिए। तो ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? साइंस। अब साइंस के बाद नेक्स्ट आ जाता है नेचुरल साइंस के बारे में। अब जो नेचुरल साइंस है, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज हैं। जैसे एक है फॉर्मल साइंस है, एक नेचुरल साइंस है, इसी तरह एक है। तो साइंस की बहुत सारी जो ब्रांचेस हैं उसमें से जो एक ब्रांच है वो नेचुरल साइंस कहलाती है। ये जो नेचुरल साइंस ये क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of biology, physics, chemistry and geography। तो वो वाली साइंस जो ये जो नेचुरल साइंसेस हैं उनको स्टडी करती है उसको हम कहते हैं नेचुरल साइंस। इसकी 2 ब्रांचेस हैं मजीद, बायोलॉजिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस। जो बायोलॉजिकल साइंस है इसमें बायोलॉजी आती है और इसमें लिविंग थिंग्स को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। अब लिविंग थिंग्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और बैक्टीरिया। ये इसकी मिसालें हैं कि ये वाली चीजें जो है ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको बायोलॉजिकल साइंस के अंदर यानी बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसी तरह जो दूसरी साइंस है फिजिकल साइंस है, इस फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है। और ये नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी इसमें स्टडी करते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल एक टेबल है, चेयर है, फैन है, वाटर है, कार्बन है, लैंड है, ये सारे के सारे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो वो वाली ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं वो क्या कहलाती है? फिजिकल साइंस। अब हम आते हैं अपने टॉपिक में, ये व्हाट इज बायोलॉजी, कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी जो है ये 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी ऑफ। तो इसका लिटरल मीनिंग है वो क्या हुआ? स्टडी ऑफ लाइफ। ये अक्सर ये पूछे कि जो लफ्जी मतलब है, लिटरल का मतलब होता है लफ्जी, यानी लफ्जी मतलब बायोलॉजी का क्या है? तो ये है स्टडी ऑफ लाइफ।
अब इसकी पहली डेफिनेशन देख लें कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग थिंग्स, कि वो वाली बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच, नेचुरल साइंस की वो वाली ब्रांच, वो वाली शाख जो कि लाइफ यानी जिंदगी और जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार चीजें हैं, उनका मुताला करती है, उसका मुताला करती है, उसको कहते हैं बायोलॉजी। इसकी एक और बड़ी अच्छी और बेहतरीन डेफिनेशन, मोस्ट एक्सेप्टेबल डेफिनेशन है कि ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दोज नॉन लिविंग थिंग्स दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट लिविंग थिंग्स, कि ये बायोलॉजी जो है ये नेचुरल साइंस की वो वाली शाख है जो तमाम जानदारों की स्टडी करती है, तमाम जानदारों का इसका मुताला किया जाता है और उन बेजान चीज़ों का भी मुताला करते हैं जो जानदारों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासर करती हैं। इसकी मिसाल आपको बता देता हूँ मैं इस तरह कि जैसे टेम्परेचर की मिसाल है कि जो टेम्परेचर होता है, दर्जा हरारत, ये हमें इंसानों को डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। किस तरह कि जो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाती है, इंसानों के अंदर गर्मियों में आपने देखा है डिहाइड्रेशन हो जाती है और उससे इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या है कि टेम्परेचर के बढ़ने से जो हम फसलें लगाते हैं खेतों के अंदर, उन फसलों की पैदावार भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो फसलों की पैदावार है वो क्या हो गई, कम। तो फसलों की पैदावार कम होने से क्या होगा कि जो तमाम इंसान हैं उन तक इक्वल अमाउंट के अंदर, मुनासिब मकदार के अंदर खुराक सबको नहीं मिलेगी। तो वो वाले इंसान जिनको खुराक नहीं मिलेगी उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये देखिए जो टेम्परेचर है इसके वजह से डायरेक्ट इफेक्ट भी हो रहा है और इनडायरेक्ट। तो हर वो चीज़, बेजान चीज़ जो जानदार चीज़ों को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, मुतासर करती है, उसका हम मुताला करते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो ये अब तक हमने पढ़ लिया कि बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों का मुताला करते हैं और उन बेजान चीज़ों का मुताला करते हैं जो जानदार चीज़ों को मुतासर करती हैं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, कि बायोलॉजी की जो बड़ी बड़ी डिवीजन हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें जो तीन बड़ी इसकी डिवीजन हैं, बॉटनी है, जूलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी। इसमें एक और चीज़ बेटा ऐड कर लेते हैं कि वो वाले साइंटिस्ट, वो वाले लोग जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो जानदारों की स्टडी करते हैं, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। इसी तरह जो बॉटनी है ये क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट्स, इसके अंदर प्लांट्स, पौधों के मुताला किया जाता है। जो जूलॉजी है इसमें स्टडी ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों का मुताला किया जाता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी है इसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मुताला किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे जानदार हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें यहाँ माइक्रोस्कोप या फिर लाइट माइक्रोस्कोप या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते डायरेक्टली, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जानदार। उसकी मिसाल क्या है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, एल्गी है एंड फंजाई। तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो ये बायोलॉजी की तीन बड़ी बड़ी डिवीजन्स हैं। तो ऐसे लोग जो बॉटनी का मुताला करते हैं, जो पौधों को स्टडी करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बॉटनिस्ट। जो जूलॉजी को मुताला करते हैं, एनिमल्स की स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं जूलॉजिस्ट। और जो माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब हम आते हैं व्हाट इज लाइफ। हम बार-बार लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं लेक्चर के अंदर कि लाइफ क्या है, ज़िंदगी क्या है, फिर लिविंग ऑर्गन का इस्तेमाल हो रहा है, लिविंग थिंग्स का बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि लाइफ क्या है। अब ये जो लाइफ की एक्चुअल डेफिनेशन है वो जो फिलोसफर्स होते हैं, जो थियोलॉजिस्ट यानी जो मजहबी लोग हैं, उनके ऊपर इसको छोड़ा गया कि वो इसको डिफाइन करें कि वो क्या चीज़ है। जो बायोलॉजिस्ट है उसका जो लाइफ से ताल्लुक है उसके मुताबिक लाइफ क्या है, कि लाइफ क्या है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ये ऐसी खसूसियत का मजमूआ है दैट डिस्टिंग्विश, जो फर्क करती हैं बिटवीन लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग दैट ऑर्गेनिज्म। कि लाइफ क्या है, जिंदगी जो है ऐसी खसूसियत का मजमूआ है जो वो वाली खसूसियत जिस ऑर्गेनिज्म में होंगी, जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिस भी चीज़ के अंदर वो ऑर्गेनिज्म के अंदर खसूसियत होंगी उसे कहेंगे लिविंग,
और जिसमें वो खसूसियत नहीं होगी उन्हें कहेंगे नॉन लिविंग। और जो डेड ऑर्गेनिज्म है, जो मुर्दा जानदार है, वो भी नॉन लिविंग में आते हैं। ठीक है, तो ये जो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि वो कौन कौन सी खसूसियत है अभी हम देखते हैं। तो वो जो लाइफ है उसको दोबारा मैं डिफाइन कर देता हूँ कि ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेट ऑफ कैरेक्टर्स उन खसूसियत का मजमूआ है दैट डिस्टिंग्विश जो फर्क करती हैं लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो जानदार चीज़ें हैं उनको बेजान चीज़ों से फर्क करती हैं, उनको हम कहते हैं लाइफ। तो लाइफ जो है इसके अंदर वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो फर्क करने वाले हैं, इनको हम डिटेल से अब देख रहे हैं। इसमें जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है बॉडी, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी कम्प्लेक्स होती है और वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कम्प्लेक्स का मतलब पेचीदा, यानी बहुत ही मुश्किल और पेचीदा किस्म की बॉडी होती है और हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड का मतलब कि उनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर बहुत ही तरतीब पाई जाती है। आप देखें जो ह्यूमन बॉडी है इसमें आइज की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, नाक की एक स्पेसिफिक पोजीशन है, माउथ की एक स्पेसिफिक पोजीशन है। तो जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी खास पोजीशन है और हर इंसान के अंदर वो उसी जगह पर पाए जाते हैं। इसे कहते हैं ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। इसी चीज को हम इसी चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 के अंदर और डिटेल से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो या एक सेल से मुश्तमिल होती हैं या मोर देन वन सेल या मेनी सेल्स पर मुश्तमिल होती हैं। तो वो वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मिसाल है बैक्टीरिया है, वायरस, और जो मल्टीसेलुलर इसकी मिसाल है प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटा नेक्स्ट इसकी जो खसूसियत है वो है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन ग्रो इन साइज, दे कैन इंक्रीज इन साइज, उनका जो साइज होता है वो बढ़ता रहता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाई है, देखिए बच्चे की है कि पहले बच्चा बिल्कुल छोटा होता है और वो गुजरने के साथ साथ ये क्या हो जाता है, बड़ा होता जाता है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी ये प्रॉपर्टी है, इनकी ये खसूसियत है कि वो क्या करते हैं कि दे कैन इंक्रीज देयर साइज, वो अपना साइज जो है उसको बढ़ा सकते हैं। और पौधों के अंदर ये जो ग्रोथ है दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ और एक को कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। जो प्राइमरी ग्रोथ है ये क्या है, इंक्रीज इन दी लेंथ ऑफ प्लांट, कि पौधे की लंबाई के अंदर जो इजाफा होता है उसे हम कहते हैं उसकी प्राइमरी ग्रोथ। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है यह इंक्रीज इन दी विड्थ ऑफ प्लांट, यानी पौधे की जो मोटाई के अंदर इजाफा है उसको हम कहते हैं उसकी सेकेंडरी ग्रोथ। तो बेटा ये जो ग्रोथ वाला है ये सेकंड ईयर में आप 19 चैप्टर के अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे ग्रोथ के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि क्या लिविंग थिंग्स कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल मैनी केमिकल रिएक्शंस, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, उनको वो कैरी भी करवाते हैं और उनको कंट्रोल भी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन मैंने कर दी कि ये क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन सब को इकट्ठा क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म इसकी दो टाइप्स हैं, एक एनाबॉलिज्म है और एक क्या है, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे देखिए मैंने बता दिया कि एनाबॉलिज्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलते हैं और बड़े बड़े और कॉम्प्लेक्स किस्म के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसकी मिसाल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं और ये ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ये वाला जो अमल है इसे हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म में क्या है, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, यानी बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर टूट जाते हैं। तो ये क्या है, कैटाबॉलिज्म। इसकी एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है। तो ये जो टूटना है, तो ये देखिए दोनों क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं। तो ये भी उनकी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की कि दे डू मेटाबॉलिज्म, वो मेटाबॉलिज्म करते हैं। नेक्स्ट इसका हमारा स्टेप है एनर्जी, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनर्जी हासिल भी कर सकते हैं।
और एनर्जी को यूज भी कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन एक्वायर यानी गेन एंड यूज एनर्जी, यानी वो एनर्जी को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब रेस्पिरेशन होती है उस रेस्पिरेशन के दरमियान क्या बनते हैं? एटीपी। इस एटीपी की जब भी जहां जरूरत हो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ एनर्जी यूज हो रही है तो एटीपी इस्तेमाल हो रही है। जब हम चलते हैं तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, जब हम बोलते हैं तो एनर्जी क्या होती है? इस्तेमाल होती है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी हासिल भी कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा जो प्रॉपर्टी है वो जेनेटिक्स, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट हेल्प देम टू अडॉप्ट द एनवायरनमेंट। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर क्या होती है? जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जिसको हम डीएनए कहते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स पाया जाता है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका काम क्या है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनका जो माहौल है उसको अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, उसको अपनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। फॉर एग्जांपल कोल्ड एनवायरनमेंट की मैंने एग्जांपल दी है कि वो लोग जो सर्द इलाकों के अंदर रहते हैं उनके अंदर वो वाले जीन एक्टिव होंगे जो सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, जो कोल्ड को बर्दाश्त करने वाले हैं। लेकिन उनके अंदर वो वाले जीन भी हैं जो गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, लेकिन एक्टिव कौन से होंगे? जो सिर्फ सर्दी को बर्दाश्त करने वाले हैं। इसी तरह जो वार्म एनवायरनमेंट में लोग रहते हैं उनके अंदर वो वाले जीन एक्टिव होंगे जो गर्मी को बर्दाश्त करने वाले जीन हैं, जो वार्मनेस को बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं, वो वाले जीन एक्टिव होंगे। तो इसी तरह ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसका काम क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके माहौल के मुताबिक जो है वो अडॉप्ट होने में मदद देता है। तो ये भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंजेस। कि एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आती है उस एनवायरमेंटल चेंज को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल जब सर्दियां आती हैं तो लोग गर्म कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं और जब गर्मी आती है तो लोग बारीक कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए जैसे ही माहौल चेंज होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको करते हैं रिस्पॉन्स। तो ये भी जानदारों की खुसूसियत है कि वो माहौल के अंदर आने वाली तब्दीलियों का करते हैं रिस्पॉन्स देते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे डू होम्योस्टेसिस, वो क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस करते हैं। इसका मतलब क्या है? दे मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, कि जो अपनी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको हमेशा मेंटेन रखते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सी है, तो चाहे बाहर सर्दी हो या गर्मी हो ये हमेशा 37 डिग्री सी पर। तो इसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम हैं वो सारे के सारे 37 डिग्री सी पर एफिशिएंटली काम करते हैं। तो इसकी ये वजह है कि जो होम्योस्टेसिस है ये प्रॉपर्टी इसके मुताबिक क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखते हैं। इसकी डेफिनेशन भी लिख दी है मैंने आपके लिए कि ये क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होम्योस्टेसिस को दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं कि जो होम्योस्टेसिस क्या है? यह है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी जो अंदर का माहौल है उसकी हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कि जो बाहर का माहौल है उसमें जो तब्दीलियां आती हैं उनकी वजह से जो नुकसान हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को उससे बचने के लिए वो जो हिफाजत की जाती है ये जो सारा प्रोसेस है इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये कैसे होती है? 3 तरीकों से की जाती है। ये ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें वाटर की रेगुलेशन ये बेटा पढ़ चुके हैं 9th में 10th में पढ़ा होगा इसके बारे में। थर्मो रेगुलेशन टेम्परेचर की रेगुलेशन कहलाती है। एक्सक्रीशन है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी, यानी अपनी बॉडी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वाटर को मेंटेन करके या फिर टेम्परेचर को मेंटेन करके या फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट की बॉडी में बनते हैं उनको रिमूव करके क्या करते हैं? होम्योस्टेसिस। तो ये तीनों तरीकों से जो है होम्योस्टेसिस हो सकती है। अब आप सेकंड ईयर के जो फर्स्ट चैप्टर है वहां पे भी ये जो होम्योस्टेसिस है इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि क्या है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे कैन रिप्रोड्यूस, कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, कि वो अपने जैसे जो जानवर हैं उनको प्रोड्यूस करते हैं। ये भी प्रॉपर्टी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो अपने ही जैसे जो है वो जानवरों को पैदा करते हैं। ना सिर्फ पैदा करते हैं बल्कि उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं दे कैन आल्सो रिप्रोड्यूस, उनके जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये वाला सेकंड ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 18 है, इसमें आप डिटेल के साथ वहाँ पे पढ़ेंगे। लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन जो है ये भी लिविंग ऑर्गन शो करते हैं। प्लांट्स हैं ये मूवमेंट शो करते हैं और जो एनिमल्स हैं ये लोकोमोशन शो करते हैं। मूवमेंट के पौधे जैसे हरकत नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन एक ही जगह पर वो बढ़ते रहते हैं। उसकी लंबाई में भी इजाफा होता है, उसकी जो मोटाई है उसमें भी इजाफा होता है, और जब हवा चलती है तो उसकी वजह से पौधे की मूवमेंट भी शो होती है। वो लाइट की तरफ मूव करते हैं और अंधेरे से दूर भागते हैं, ये भी मूवमेंट शो करते हैं। ये भी सेकंड ईयर में इंशाल्लाह आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि प्लांट कौन कौन सी मूवमेंट्स है वो शो करते हैं। एनिमल्स हैं ये लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ये जो लोकोमोशन है इन सर्च ऑफ फूड हो सकती है, फूड के लिए भी हो सकती है, शेल्टर के लिए भी हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है ये भी आप सेकंड ईयर में डिटेल से इसके अंदर पढ़ेंगे। तो बच्चों आज का हमारा जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जो है इसकी ब्रांचेस के ऊपर ब्रीफली आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।